जय हिंद। आज हम कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 1 से लेकर 4 तक के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न जो कि अध्याय 1 से है, वास्तविक संख्याओं से। पहला प्रश्न है कि निम्न संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब ही होता है अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा, ये अभाज्य संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा दिया हुआ है, एक सम संख्या को 2 से विभाजित करेंगे तो क्या होगा शेषफल। तो हमेशा हम जानते हैं कि किसी भी सम संख्या को 2 से विभाजित करते हैं तो वो क्या होता है, पूर्णतः विभक्त हो जाता है। अब पूर्णतः विभक्त होने की दशा में शेषफल हमेशा क्या होगा, शून्य होगा। शेषफल हमेशा क्या होगा, शून्य होगा। अगला देखते हैं प्रश्न। चौथा प्रश्न है हमारा, करा कि कौन सी संख्या अभाज्य है। इनमें जो संख्याएं दी गई है वो क्या है, कौन सी संख्याएं अभाज्य है। तो अभाज्य संख्या होगा 2, यानी कि 2 हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। अगला देखते हैं। पांचवा है 135 और 225 का एचसीएफ क्या होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इनका गुणनखंड। 135 यानी कि 135 को हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12 और 3 पचे 15। पुनः 3 से काटेंगे तो ये क्या होगा, 3 से कटेगा तो 3 इकाई 3, 3 पचे 15। ठीक, आगे अगर इसको हम फिर से एक बार काटें तो 3 से काटेंगे, 3 पचे 15 और ये 5 बार में 5 से कटेगा, 5 इकाई 5। उसी तरह से अगर हम करें इसका 225 का, तो 225 को करेंगे तो ये भी 3 से कटेगा। तो 3 से काटेंगे तो 3 सते 21, 7 बार में 1 बचा, 3 पचे 15, 25 75 बार में फिर से 3 से कटेगा। 3 दूनी 6, 3 पचे 15 यानी कि 25। अब ये 5 से कटेगा तो ये 5 पचे 25 और पुनः 5 से 1 बार में। अब देखेंगे तो हम एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए। तो यहाँ से देखेंगे तो 1 3, ये 1 3 मैच कर रहा है, दूसरा 3 मैच कर रहा है। उसके बाद इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, ये 5 और ये 5। तो इसलिए हम इसका एचसीएफ क्या लिख सकते हैं, तो 2 3 और 1 5, यानी कि इसका एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ हमारा होगा 3 गुणे 3 गुणे 5, यानी कि 3 त्रिके 9 पचे 45। अब जो ऑप्शन में हमें दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, हमें ऑप्शन में दिया हुआ है इसका एचसीएफ कितना होगा, तो दोनों का एचसीएफ हो जाएगा हमारा 45। अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये दूसरे चैप्टर बहुपद से लिया गया है। द्विघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है। तो किसी भी द्विघात बहुपद का जो है, द्विघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है, तो सामान्य रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है। ये सामान्य रूप होता है किसी भी बहुपद का। अगला हम देखें सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न क्या करा कि किसी बहुपद के शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है। तो देखिए, किसी भी बहुपद के शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो अगर हम बहुपद का सामान्य रूप लिखेंगे तो सामान्य रूप होता है ax² प्लस bx
प्लस सी होता है। सामान्य रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। अब जिस शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, स्थिरांक के बराबर होता है। तो स्थिरांक कौन कौन सा है, तो स्थिरांक है यहाँ पे, यानी कि किसी बहुपद के शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है, तो स्थिरांक के बराबर होता है। अगला देखते हैं प्रश्न, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 के शून्य ज्ञात करने हैं। तो बहुपद हमें दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 के शून्य ज्ञात करना है। तो इसको हम लिख लेते हैं, इसको शून्य ज्ञात करते हैं। तो हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। सबसे पहले हम देख लेते हैं इनके जो अचर पद है, अचर पद का हम सबसे पहले क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो अचर पद 4 है, इस 4 का गुणनखंड करेंगे तो ये हमें मध्य पद जोड़ या घटाने के बाद मिलना चाहिए। 4 बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2। तो अतः हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 के प्लेस पे 2 प्लस 2 और इंटू एक्स प्लस 4, ये हमारा 2 है। इसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, ये माइनस 2 का एक्स के साथ गुणा माइनस 2x, ये माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा, ये भी माइनस 2x प्लस 4। आगे देखते हैं, इसको जब हम हल करेंगे तो इन दोनों में से हम क्या कर सकते हैं, कॉमन कुछ कर सकते हैं, इसमें से कुछ कॉमन कर सकते हैं। इन दोनों में से देखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, तो दोनों में x वाला पद है, तो यानी कि x कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा x माइनस 2। यहाँ से पहले पद में x है, दूसरे में x नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 4 है, तो यहाँ से माइनस 2 को हम कॉमन कर सकते हैं। तो ये बचेगा माइनस 2 का 2x में भाग देंगे तो यहाँ से बचेगा x, ये माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4 यानी कि 2 बचेगा। अब दोनों प्लेस पे देखते हैं तो x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। उसके बाद बचेगा क्या, ये भी x माइनस 2 बचेगा। अब बारी बारी से हम दोनों को शून्य मान लेते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ से मान लें कि x माइनस, यहाँ से हम क्या कर लें, यहाँ से मान लें कि x माइनस 2, x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 2 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे भी हम दूसरे वाले पद को भी मान लें कि x माइनस 2 बराबर 0, तो दूसरा पद भी क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा हमारा 2, x बराबर कितना हो जाएगा 2। इस तरह से बहुपद का शून्य कितना निकल के आया, केवल 2, 2 और 2। तो इसका मतलब आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पहला वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। बहुपद शून्य क्या होंगे, 2 और 2 होंगे। इसको एक और तरीके से किया जा सकता है सर्वसमता का प्रयोग करके, क्योंकि ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का सूत्र बन रहा है, तो इससे भी हम कर सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है 9वां, कह रहा है कि यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 हो तो इसका एक शून्यक क्या है। तो बहुपद का शून्यक ही ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम करते क्या है कि शून्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो पी एक्स है मान लेते हैं हम, जो पी एक्स जो पद दिया हुआ है पी एक्स के बराबर हम क्या मान लेते हैं, 0। पी एक्स बराबर 0 ये माना जाता है कि माना पी एक्स बराबर 0। जब पी एक्स बराबर 0 करेंगे तो पी एक्स की वैल्यू कितनी है, ये है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस
3x प्लस 2 इसके बराबर हम क्या रख लेंगे 0 प्लस। अब आगे इसको देखते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x है, तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, पहले 2 का गुणनखंड करें, तो 2 का गुणनखंड करेंगे तो हमें इकलौता गुणनखंड 2 इकाई 2 मिलेगा, और 2 और 1 जोड़ने पर हमें क्या मिलता है 3 मिलता है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, यानी कि हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 के प्लेस पे लिख सकते हैं 2x प्लस x प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ से करें पहले 2 में से कॉमन, तो पहले 2 में से x कॉमन हो रहा है, तो x ये प्लस 2 बनेगा। हाँ, दूसरे में से केवल 1 कॉमन हो रहा है, तो ये x प्लस 2 बचेगा बराबर 0। आगे यहाँ से देखें तो x प्लस 2 दोनों जगह कॉमन है, तो यहाँ से करेंगे तो x प्लस 2 और x प्लस 1 बराबर 0। अब दोनों को बारी बारी से 0 मान लेते हैं, तो x प्लस 2 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर ये 0 है, तो x प्लस 1 बराबर 0। उसके बाद अगर देखेंगे तो x प्लस 2 बराबर 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x का मान कितना हो जाएगा -2, और यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा -1, यानी कि x का मान कितना आया -2 और -1। तो कर रहा है कि इसमें से एक शून्य क्या है, तो एक शून्य का हमारा कितना आया -2, दूसरा आया -1। तो इसका मतलब कितना हुआ, इसमें से यदि हमें एक शून्य क्या है ये हमें ज्ञात करना है, तो इसमें हमारे 2 ऑप्शन सही हो जाएंगे, -2 भी हो रहा है -1 भी हो रहा है, इसमें हमारा ये भी सही है, यानी कि ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों शून्यक हमें ज्ञात हो गए, यानी कि 2 ऑप्शन इसमें सही हो गए। अगला प्रश्न देखते हैं, 10वां नंबर है, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4 का गुणांक क्या है, का गुणांक क्या है। अच्छा, यहाँ पे हमें पूछना चाहिए था कि x स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है या x क्यूब का गुणांक पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलते हैं, लिख लेते हैं कि x स्क्वायर का गुणांक क्या है। अगर x स्क्वायर का गुणांक कहेगा तो ये हो जाएगा -2, x स्क्वायर का कितना हो जाएगा -2। अगर ये पूछता कि x क्यूब का गुणांक कितना है, x क्यूब का गुणांक कितना है, तो x क्यूब का गुणांक कितना होगा कि +1 हो जाएगा, यानी कि बहुपद x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4 का गुणांक क्या है, तो इसमें गुणांक अगर x स्क्वायर का पूछेगा तो -2, अगर x क्यूब का पूछेगा तो 1 हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब ये कुछ तीसरे पार्ट से लिया गया, तीसरे अध्याय से लिया गया है। पहला है कि दो रैखिक समीकरणों का एक अद्वितीय हल कब होता है, तो दो रैखिक समीकरणों का अद्वितीय हल कब होगा, जब दोनों समीकरण समांतर होंगे, नहीं, जब दोनों समीकरण प्रतिच्छेदन बिंदु हो, जब दोनों समीकरण एक ही हो, जब कोई हल ना हो। तो अद्वितीय हल होने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं, सबसे पहले किसी भी समीकरण के अद्वितीय हल होने के लिए हमें क्या होना चाहिए। देखिए, कोई भी 2 समीकरण है तो 2 समीकरणों या 2 समीकरणों का जब भी हम अद्वितीय हल देखते हैं, तो जब 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं किसी बिंदु पर, तभी उसका क्या हो सकता है, एक अद्वितीय हल निकल सकता है। या दो समीकरण जो है एक दूसरे के समांतर हो, यानी कि समीकरण की रेखाएं जो है
समांतर हो तो इसका कोई हल नहीं होता है, और एक ही रेखा के ऊपर दूसरी रेखा अगर गमन करती है तो उसका अपरिमित अनेक हल होते हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा कि जब दोनों प्रतिच्छेदन बिंदु पर हो, यानी कि बी सही होगा। अगला देखते हैं 12 नंबर। करा यदि 3x प्लस 4y बराबर 5 है और 6x प्लस 8y बराबर 10 हो तो हल कैसा होगा? तो हल कैसा होगा, तो हल के लिए हम देखेंगे तरह की अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा ना, असंख्य हल होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो ऐसे समीकरणों को हल देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों समीकरणों की तुलना हम अ, जो समीकरण का व्यापक रूप होता है या जो सामान्य रूप होता है उससे तुलना करेंगे। तो अगर हम पहले वाले समीकरण की तुलना हम a1x प्लस b1y, यानी कि इसकी तुलना हम किससे करें, a1x प्लस b1y प्लस c1 से करें, और दूसरे वाले बराबर 0 होना चाहिए, इससे तुलना करें। और दूसरे वाले समीकरण की तुलना हम करें a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करें। तो इन दोनों से तुलना करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा जो a1 है, a1 का मान कितना मिलेगा, a1 का मान मिलेगा हमें 3, b1 का मान मिलेगा हमें 4, और c1 का मान मिलेगा हमको -5, क्योंकि इसको हम पक्षांतर करेंगे तो -5 होगा। उसी तरह से अगर हम देखें दूसरे में तो a2, b2 और c2 का मान मिलेगा 6, 8 और -10, यानी कि a2 का मान कितना मिलेगा, तो 6, b2 का मान मिलेगा 8 और c2 का मान मिलेगा -10। ठीक। अब होता क्या है कि इनमें संबंध बताने के लिए हम करते क्या हैं कि a1/a2 चेक करते हैं कि a1/a2 कितना है। तो a1/a2 a1/a2 कितना मिलेगा हमें, तो a1/a2 मिलेगा हमें 3/6, कितना मिलेगा, 3/6। इसको काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/2। उसी तरह से अगर हम b1/b2 देखेंगे, b1/b2 हमें कितना मिलेगा, ये मिलेगा 4 और 8, 4/8, यानी कि 4/8। इसको भी हम काटेंगे तो 4 इकाई 4, 4 तो नहीं 8, यानी कि 1/2 मिलेगा। अब c1/c2 देखें तो अगर हम c2 देखें ये कितना मिलेगा, ये मिलेगा हमें -5/-10। तो काटेंगे, माइनस माइनस खत्म, ये 5 से काटेंगे तब 5 इकाई 5 और 5 दूनी 10। अब होता क्या है कि जब a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ये तीनों देख रहे हैं ना, कि a1/a2 का मान और यहाँ पे b1/b2 का मान और ये c1/c2 का मान, ये तीनों मान आपस में बराबर हो गए। जब ऐसा कंडीशन होता है, तीनों के मान जब बराबर हो जाते हैं तो इनके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, यानी कि इनके एक से अधिक हल होंगे। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हमारा हो जाएगा असंख्य हल हो जाएगा। अगला देखते हैं 13वां प्रश्न है कि रैखिक समीकरण 2x माइनस 3y प्लस 5 को यक्स के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हमें समीकरण क्या दिया हुआ है, तो लिखा है 2x माइनस 3y बराबर
5। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखें 2x बराबर, इसको हम 5 तो है ही, ये जब 3y को हम इधर पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 3y, कितना हो जाएगा, प्लस का 3y। अब आगे अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 5 प्लस 3y बटे में 2। ये इसका क्या हो गया, यक्स को हम y के पदों में या यक्स के रूप में हम समीकरण को व्यक्त कर दिए हैं। इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये कह रहा है कि x बराबर, पहला ऑप्शन है कि x बराबर 5 प्लस 3y बटे 2, तो ये पहला ही ऑप्शन, पहला ही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन क्या है हमारा, सही है। उसके बाद 14वां प्रश्न देखें, कह रहा है कि अगर 4x प्लस 3y बराबर 7 है और 2x माइनस y बराबर 3 है, का हल निकाले तो x का मान कितना होगा। तो जब हल निकालेंगे तो इनके x का मान कितना होगा, तो देख लेते हैं। तो हमें समीकरण दिया हुआ है 4x प्लस 3y और बराबर 7। इसको हम बना लेते हैं समीकरण नंबर 1 है। दूसरा है 2x माइनस y बराबर 3, ये समीकरण नंबर 2 है। अब देखिए, समीकरणों को हल करने की कई विधियां होती हैं, जिनमें से कि ग्राफी विधि होता है, टेबुलर विधि होता है, इसके अलावा प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, इसके अलावा वज्र गुणनखंड विधि होता है। तो हम यहाँ पे विलोपन विधि का प्रयोग कर रहे हैं। तो विलोपन विधि में होता क्या है कि जो समीकरण होते हैं, समीकरण में किसी भी x या y के जो अचर होते हैं, यानी कि गुणांक होते हैं, उन गुणांकों को बराबर करना होता है। तो उस गुणांकों को बराबर करने के लिए कि किसी भी समीकरण में किसी भी संख्या से गुणा या भाग किया जा सकता है। तो हम समीकरण 2 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो y का गुणांक बराबर हो जाएगा, क्योंकि पहले वाले समीकरण में y का गुणांक 3 है, दूसरे वाले समीकरण में y का गुणांक 1 है। तो अगर हम समीकरण 2 में अगर हम समीकरण 2 गुणे 3 से, समीकरण 2 में हम 3 से गुणा कर दें, तो समीकरण 2 में जब 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 3 दूनी 6x, x का मान कितना आएगा, 6x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा, 3 का गुणा करेंगे 3 त्रिक 9। अब ये नया समीकरण बनेगा, इसको 3 नंबर नाम दे देंगे और इसी के नीचे हम समीकरण 1 को हम लिख लेंगे। समीकरण 1 है 4x प्लस 3y बराबर 7। तो समीकरण 1 है हमारा 4x प्लस 3y बराबर 7, ये समीकरण 1 है हमारा। जब इसको हम हल करेंगे तो इन दोनों को देखिए विपरीत चिन्ह है, तो विपरीत चिन्ह में हम क्या करते हैं, समीकरणों को जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो ये 6 4 10 x और ये माइनस 3y प्लस 3y कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और बराबर कितना बचेगा, इधर बचेगा हमारा 9 और 7 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 16। 9 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 16। यक्स बराबर अगर हम करते हैं तो यक्स का मान कितना होगा, यक्स का मान होगा 16 बटे 10। ये काट दो, 2 से कटेगा 8 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में, तो यक्स की वैल्यू कितनी हो गई, यक्स की वैल्यू हो गई 8 बटे 5। तो ये x का मान हमारा 8 बटे 5 ही आएगा। इसमें ऑप्शन हमारा x का मान हमारा 8 बटे 5 आएगा, ये ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न है द्विघात समीकरण से।
करा द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है। तो सामान्य रूप क्या होता है हमारा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर हमारा क्या होगा, 0। देखिए द्विघात समीकरण का सामान्य रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। अगला कह रहा है कि यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है तो इसका विभेदक यानी कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विभक्तिकर जिसको कहते हैं, वो विभक्तिकर क्या होगा, तो विभक्तिकर डी बराबर क्या होता है, वो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा पहला सही है। उसके बाद 18 नंबर दिया हुआ है कि यदि द्विघात समीकरण का विभेदक शून्य हो तो इससे इसके कितने हल होंगे। तो जब देखिए डी का मान शून्य होता है, जब डी का मान शून्य होगा तो केवल एक हल निकलता है हमको। और जब डी का मान क्या होगा, डी का मान पॉजिटिव होगा, यानी कि डी का मान जब शून्य के बराबर होता है तो एक ही हल निकलेगा। द्विघात समीकरण के मूलतः अगर हम देखेंगे तो दो हल होते हैं, लेकिन ये दोनों हल कैसे होंगे, तो दो हल होंगे लेकिन ये कैसे होंगे, समान होंगे। दो हल होंगे लेकिन दोनों समान होंगे, यानी कि अगर यक्स का मान 2 आया तो दूसरा भी 2 ही आएगा। तो इसलिए हम इसको एक ही मानते हैं, तो ये हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। अगर डी का मान धनात्मक आता है तो दो मान आएंगे लेकिन दोनों का मान अलग अलग होगा। लेकिन अगर डी का मान अगर क्या होता है, डी का मान ऋणात्मक होता है तो ऐसे समीकरणों का अस्तित्व नहीं होता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसे समीकरणों के जो मूल होते हैं वो अवास्तविक होते हैं। अगला देखते हैं, कह रहा है कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 के शून्य क्या होंगे। तो इसके हमें शून्य ज्ञात करना है। तो समीकरण हमें दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6 बराबर 0। पहले तो हम इन दोनों 6 का गुणनखंड कर दें जिससे कि जोड़ने और घटाने पर कितना आ जाए, 5 आ जाए। तो अगर हम करते हैं तो 6 इकाई 6 भी हो सकता है, लेकिन हम 3 और 2, यहाँ पे हमें 6 दिख नहीं रहा है, 6 और 1, तो 3 और 2 वाले ऑप्शन ज़्यादा दिख रहे हैं। तो 3 दूनी 6 यानी कि 3 और 2, यहाँ पे इसका हम गुणनखंड बनाएंगे। अब यहाँ से करते हैं तो ये लिखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर और माइनस 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6 बराबर 0। अगर यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x और प्लस 6 बराबर 0। पहले में से x कॉमन कर सकते हैं, तो x कॉमन करेंगे तो ये बनेगा x माइनस 3। दूसरे में से हम 2 कॉमन कर सकते हैं तो ये बनेगा x माइनस 3, ये बराबर 0। ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, दोनों जगह हमें क्या है, x माइनस 3 दिख रहा है, तो हम इसको x माइनस 3 को कॉमन कर लेंगे। और बचेगा क्या हमारा, x माइनस 2। अब बारी बराबर में 0 है ही, बराबर 0, तो इसको हम पहले एक बार x माइनस 3 बराबर 0 मान लेते हैं। x माइनस 3 बराबर 0 और एक बार x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 3, यहाँ से हो जाएगा x बराबर 2। तो हमारे मूल क्या हो जाएंगे, x का मान कितना हो जाएगा, 3 और 2। तो ऑप्शन में देखते हैं 3 और 2, 3 और 2 कौन से दिए हुए हैं, तो हमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है 3 और 2 का।
ये हमारा पहला ऑप्शन सही है। उसके बाद अगर हम देखें अंतिम प्रश्न आज का कह रहा है कि 20वां प्रश्न है कि यदि ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 का एक शून्यक 2 है और a बराबर 1 है, सी बराबर -6 है, तो b का मान ज्ञात करना है। तो हमें दिया हुआ है, तो सबसे पहले रख लेते हैं ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। हमको सारा कुछ दिया हुआ है। अच्छा, जब शून्यक का मतलब क्या होता है कि जब शून्यक का मान दिया होता है तो इसका मतलब यक्स का मान है, तो यानी कि शून्यक हमें दिया हुआ है, यक्स का मान हमें दिया हुआ है कितना, यक्स का मान यानी कि शून्यक जो दिया हुआ है यक्स बराबर हमें 2 दिया हुआ है। यक्स का मान 2 दिया हुआ है और ऑलरेडी हमसे ए का मान हमको पता ही है, ए का मान हमें कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो ए बराबर हमें 1 पता है और सी बराबर कितना है, -6 है। तो इन सब मानों को हम समीकरण में रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ए का मान कितना है, 1 है, 1 गुणे x² का मान कितना है, 2 का वर्ग प्लस बी का मान कितना है, तो बी का मान हमें ज्ञात ही करना है। यक्स का मान कितना है, 2 है और प्लस सी का मान कितना है, सी का मान हमें दिया हुआ -6 बराबर 0। आगे देखेंगे अगर इसको हम तो क्या होगा, 2 का वर्ग 4 और 1 का गुणा करेंगे तो 4 होगा, प्लस 2 का गुणा बी में करेंगे 2b प्लस -6 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस -6 बराबर 0। अब यहाँ से इसको अगर हम आगे हल करते हैं तो कितना होगा, ये -6 और ये +4 प्लस माइनस माइनस यानी कि 2b प्लस माइनस -2 बराबर 0। अगर हम करते हैं तो ये 2b बराबर 2 को पक्षांतर करेंगे 2 यानी कि b बराबर हो जाएगा हमारा 2/2। 2/2 का मतलब कितना होता है, 1 होता है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमें ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें भी पहला ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। तो इस तरह से हमने आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया था जिसको कि हमने आसानी से हल करके देखा। अब ऐसे ही हम MCQs को देखने के लिए, अपने तैयारी को पुख्ता करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। जय हिंद।